हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम कर रहे थे एचएन और एचएन में कर रहे थे रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी इंट्राऑपरेटिव केयर्स कंप्लीट कर लिया है। अभी मैंने उसको प्लेलिस्ट में ऐड नहीं किया, जल्दी ही ऐड कर दूंगा, क्योंकि पहले हम कर रहे थे आपका रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसमें 2 डिजीज कंडीशन और बची हैं, वो जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद मैं उसको क्या करूंगा, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे तुमको प्रीवियस ईयर के बहुत सारे एग्जाम के पेपर, बहुत सारी ई बुक्स मिल जाएंगी, जाके डाउनलोड कर लो, पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, बोलते हैं मेरे पास बुक्स नहीं है, नोट्स नहीं है। नोट्स तो नहीं प्रोवाइड करवा सकता, बट जितने आप पीपीटी बेस करवाते हैं वो तो मिल जाएगा। बट क्या है कि जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, जो आपको पढ़ने में इजीली आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएंगी, वो सारी बुक्स मिल जाएंगी वहाँ पे। ठीक है, तो जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कर रहे हैं आपका चेस्ट इंजरी। चेस्ट इंजरी होता क्या है, इसके बाद आपका एक एक दो डिजीज कंडीशन बस बची है, बाकी खत्म होने वाला है चैप्टर। ठीक है, बहुत जल्द खत्म करेंगे हम इसको। आपका चेस्ट इंजरी होता क्या है? चेस्ट इंजरी मतलब क्या हो गया कि आप पे चेस्ट जो हो, इसमें किसी वजह से चोट लग जाए। कोई किसी भी तरीके से हो सकती है, वो ब्लंट इंजरी हो सकती है, पेनिट्रेटिंग इंजरी हो सकती है, या फिर कोई ब्लंट इंजरी लाइक आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ और क्या हुआ, चेस्ट जाके कहीं से टकरा गया। ठीक, और सीवियर इंजरी हो गई, कई कई बार फ्रैक्चर हो जाती है, कई बार प्लूरल स्पेस में क्या होता है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सारी कंडीशंस की वजह से क्या हो सकता है, ये इंजरी हो सकती है। ये नॉर्मल कंडीशन है, इसको कोई किसी डिजीज कंडीशन में नहीं रख सकते हम। ठीक है, बट चेस्ट इंजरी होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको हम डिजीज कंडीशन में लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले चेस्ट इंजरी होता क्या है। चेस्ट इंजरी और थोरेसिक ट्रॉमा जो होता है, रिफर टू एज एनी इंजरी टू द चेस्ट वॉल। चेस्ट वॉल मतलब चेस्ट की जो वॉल है, आपकी जो रिब्स केज है, वो क्या करती है, वॉल का काम करती है। एंड प्लूरा, लंग्स, हार्ट एंड ग्रेट वसल एंड ट्रेकिया और डायाफ्राम caused by the blunt or penetrating trauma। ब्लंट और पेनिट्रेटिंग ट्रामा की वजह से जो इंजरी होती है, इसमें क्या क्या हो सकती है, आपकी चेस्ट वॉल हो सकती है, प्लूरल मेम्ब्रेन हो सकती है, लंग्स में इंजरी हो सकती है, हार्ट या फिर ग्रेट वेसल या ट्रेकिया या डायाफ्राम काज्ड बाय यानी मतलब इनमें किसी भी, चाहे ब्लंट हो या फिर क्या हो, पेनिट्रेटिंग हो। ठीक है, वजह से इंजरी जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, चेस्ट इंजरी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप की बात करें, अगर टाइप की बात करें हम, तो अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी की बात करें, सबसे पहले इसमें होता है ब्लंट चेस्ट इंजरी। ब्लंट चेस्ट इंजरी, ब्लंट मतलब कहीं अचानक से, मतलब बहुत तेजी से टकरा गए तो इसकी वजह से रिब्स क्या हो गई, बहुत ज्यादा मतलब फ्रैक्चर हो गया उसमें। ठीक है, उसको हम ब्लंट इंजरी बोलते हैं, मतलब किसी भारी चीज से किसी को मार दिया जाए। ठीक है, जो मतलब इंजरी होती है, जो भी चोट लगती है, उसको हम ब्लंट बोलते हैं। और जो पेनिट्रेटिंग होती है, वो क्या होती है, किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट से, लाइक शार्प इंस्ट्रूमेंट आपका नाइफ हो सकता है या फिर गन शॉट हो सकता है। ठीक है, गन शॉट वैसे ये क्या होती है, आपकी पेनिट्रेटिंग इंजरी होती है। ठीक है, इसके बाद अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व, स्ट्रक्चर इन्वॉल्व की अगर बात करें, सबसे पहले इसमें आता है चेस्ट वॉल इंजरी। चेस्ट वॉल इंजरी में सबसे पहले आपका आता है, कहीं चोट लगी किसी वजह से, रिब्स फ्रैक्चर हो गई। ठीक है, रिब्स में फ्रैक्चर हो गया कहीं एक जगह से, लाइक आपकी ये रिब्स है, ठीक है, कहीं एक जगह से ऐसे टूट गई, उसको रिब्स फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हो गया, फेलल चेस्ट। फेलल चेस्ट जो होता है, इसमें क्या होता है, रिब्स 2 जगह से टूट गई। ठीक है, यहाँ से भी टूट गई और यहाँ से भी टूट गई, कई सारी रिब्स क्या हो गई, टूट गई एक साइड की। ठीक है, दोनों साइड से टूट गई, उसको हम फेलर चेस्ट बोलते हैं। इसके बाद क्या है, स्टर्नल फ्रैक्चर। स्टर्नम जो होती है आपकी, जो सीधे वाली होती है, ठीक है, इसको हम स्टर्नम बोलते हैं। स्टर्नम अगर फ्रैक्चर हो गई, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अगर स्टर्नम फ्रैक्चर, आपके बगल में यहीं पे हार्ट है, ठीक है, स्टर्नम फ्रैक्चर पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है आपके रिब्स केज का पूरा। ठीक है, इसके बाद प्लूरल इंजरी। प्लूरल इंजरी की जो बात करें, इसमें सबसे पहले आता है न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स क्या होता है कि आपका जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, उसमें क्या हो जाए, एयर आना स्टार्ट हो जाए। मतलब क्या, आपके लंग्स में इंजरी हो गई, किसी वजह से पेनिट्रेटिंग इंजरी हो गई, या फिर आप ब्लंट इंजरी हुई, उसके वजह से रिब्स फ्रैक्चर हुई, रिब्स क्या हो गई, आप पेनिट्रेट कर गई लंग को। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो गया कि लंग्स और प्लूरल स्पेस के बीच में क्या हो गया, एयर आना स्टार्ट हो गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूमोथोरेक्स बोलते हैं। अब इसके बाद आपका हीमोथोरेक्स। हीमोथोरेक्स क्या हो जाएगा, ब्लड आना स्टार्ट हो जाए अगर किसी वजह से प्लूरल स्पेस में, तो उसको हम हीमोथोरेक्स बोलते हैं। इसके बाद जो आपकी तीसरी चीज है,
न्यूमोथोरेक्स। हीमोन्यूमोथोरेक्स मतलब या प्लूरल स्पेस में आपका ब्लड और एयर दोनों एक साथ आना स्टार्ट हो जाए तो उसको हम हीमोप्लूरोथोरेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ मेडिकल टर्म है, इसको याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये मतलब कई बार होता है भूल जाता है और एग्जामिनर इन्हीं चीजों में फंसाते हैं। ठीक है, कोई अलग से चीज लेके नहीं आते, इन्हीं चीजों में फंसाते हैं। इसके बाद क्या है, लंग्स इंजरी। लंग्स इंजरी की बात करें तो इसमें क्या सबसे पहले है पल्मोनरी कंट्यूजन। कंट्यूजन क्या होता है, इसमें क्या होता है जो आपके प्लूरल स्पेस है या किसी भी टिश्यू में एक साथ ब्लड और जो है फ्लूइड का दोनों का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल लैक्रेशन बोलते हैं, प्लूरल कंट्यूजन बोलते हैं। इसके बाद आप क्या आता है, लैक्रेशन। लैक्रेशन होता है कि इंजरी तो किसी सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंट से हुई, लाइक आपने किसी मतलब कोई किसी के ऊपर अटैक करता, सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंट से अटैक करता है, उसके बाद उस इंजरी को ऐसा मतलब कर देता, घुमा देता उसी में। लाइक तुम्हारे चेस्ट में किसी ने चाकू मारा, ठीक है, उसको ऐसे चाकू मारा, उसके बाद उसको क्या कर दिया, उसको में घुमा दिया, ठीक है, उसको ब्लंट कर दिया। ठीक है, उसको हम लैक्रेशन बोलते हैं। मतलब किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट से इंजरी हुई बट क्या हो गई, वो कन्वर्ट हो गई ब्लंट में, उसी को हम क्या बोलते हैं, लैक्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है फिर कार्डियक और ग्रेट वेसल्स इंजरी, इसमें कार्डियक टेम्पोनेट आता है। ठीक है, ये आगे पढ़ोगे आप। इसके बाद फिर क्या है, आयोटिक रप्चर हो जाए किसी वजह से। ठीक है, तो ये भी क्या आता है, आपका चेस्ट इंजरी में आता है। अब सारी चीज टाइप में ही जो आपकी है इटियोलॉजी छुपी हुई है। ठीक है, हर जगह इटियोलॉजी की बात करें, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ठीक है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से ही आपकी ब्लड इंजरी या पेनिट्रेटिंग इंजरी हो सकती है। इसका फॉल फ्रॉम हाइट, अगर कहीं हाइट से गिर गए, अचानक से चेस्ट के साइड गिरा, ठीक है, इंजरी हो गई, चेस्ट इंजरी। ठीक है, इसके बाद क्या, फिजिकल असॉल्ट हो गया या स्पोर्ट इंजरी। फिजिकल असॉल्ट मतलब किसी लड़ाई झगड़ा कर लिया तुमने, या फिर कोई स्पोर्ट प्लेयर है, ठीक है, खेलते टाइम इंजरी हो गई। ठीक है, चेस्ट इंजरी में भी आएगा। इसके बाद ऑक्यूपेशनल और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, मतलब कोई काम करता है, ठीक है, किसी वजह से किसी इंडस्ट्री में या किसी फैक्ट्री में काम करता है, बहुत सारे लेबर्स होते हैं, उनको कहीं ना कहीं कई बार जो है बहुत ज्यादा इंजरी हो जाती है, कई सारे काम करते हैं। लाइक बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपकी लोहे वाली फैक्ट्री में काम करते हैं, अचानक से चोट लग गई। ठीक है, कई बार केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, वहां भी चोट लग जाती है बहुत सारी चीजों की वजह से। ठीक है, तो भी आपका चेस्ट इंजरी में ही आता है। गन शॉट, ठीक है, ये और स्टेप स्टेप वुंड हो जाए, ठीक है, ये आपका चेस्ट इंजरी में आता है। इसके बाद एक्सप्लोजन और ब्लास्ट हो जाए, आप उसके पास में हो और डायरेक्ट कोई कोई इंस्ट्रूमेंट कोई चीज आके आपके चेस्ट पे लगता है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी चेस्ट इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, क्या होती है पैथोफिजियोलॉजी इसकी। इसके बाद हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे। तो पैथोफिजियोलॉजी आपकी सेम वही रहती है ड्यू टू इटियोलॉजी। अब इटियोलॉजी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, सबसे पहले इटियोलॉजी, ब्लंट इंजरी हुई या तो फिर पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हुआ, ठीक, कोई ब्लंट इंजरी हुई या फिर पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हुआ, उसमें क्या हो गया, डैमेज टू द चेस्ट वॉल और द इंटरनल ऑर्गन। इसमें सबसे पहले आपका क्या होगा, डैमेज होगा चेस्ट वॉल, उसमें आपकी रिब्स आएंगी, स्टर्नम आ सकती है, कुछ भी हो गया। ठीक है, आपका इंटरनल ऑर्गन भी डैमेज हो सकता है। इसके बाद क्या होगा, डिसरप्शन ऑफ द प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, एयर और ब्लड इंटर्स प्लूरल स्पेस, या तो एयर या तो ब्लड, ठीक है, आपका वही निमोथोरेक्स या हीमोथोरेक्स या हीमोनिमोथोरेक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे। लंग्स कोलैप्स क्यों होगा, जब उसका क्या होगा कि प्रेशर डिक्रीज होगा, यानी कि वेंटिलेशन डिक्रीज होगा। आपको भी पता है कि चेस्ट जो होता है, मतलब लंग्स जो होता है, उसमें एयर भरी होती है। थोड़ी सी भी अगर बहुत ज्यादा आप निडल होता है, निडल प्रिक हो जाए, इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, उसमें कोलैप्स हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, आपकी सीधे सीधे चेस्ट इंजरी हो गई। जैसे ही चेस्ट इंजरी होगी, लंग्स क्या हो गया, अपना जो प्रेशर है उसको लूज करेगा और कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, डिक्रीज गैसेस एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज डिक्रीज हो जाएगा। जैसे गैसेस एक्सचेंज डिक्रीज होगा, वैसे ही ब्लड में आपको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी, धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी और पेशेंट क्या होगा, हाइपोक्सिया कंडीशन में जाना स्टार्ट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस एंड सर्कुलेशन कंप्रोमाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, सर्कुलेटरी कंप्रोमाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। पैथोफिजियोलॉजी कुछ है नहीं। सबसे पहले क्या हुआ, ब्लंट इंजरी हुई या पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हुआ ड्यू टू इटियोलॉजी। ठीक है, आप लिख सकते हो ड्यू टू, यहाँ पे ड्यू टू इटियोलॉजी लिख सकते हो, ऐसे आप ड्यू टू इटियोलॉजी। ठीक है, इटियोलॉजी आपने लिखा, इसके आगे लिखा ब्लंट या पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा। इसके बाद डैमेज टू चेस्ट वॉल या इंटरनल ऑर्गन। उसके बाद क्या, डिस्ट्रप्शन ऑफ द प्लूरल मेम्ब्रेन,
उसके बाद एयर और द ब्लड इंटर इन द प्लूरल स्पेस में आना स्टार्ट होगा। इसके बाद लंग्स कोलैप्स करेगा क्योंकि वेंटिलेशन डिक्रीज कर गया है, ठीक है। इसके बाद डिक्रीज गैसेस एक्सचेंज हो जाएगी और हाइपोक्सिया होना स्टार्ट हो जाएगा और रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सर्कुलेटरी कंप्रोमाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसके साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें हम, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जर्नल सिम्टम्स क्या क्या, जर्नली सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देंगे, ठीक है। कोई भी जब भी क्या हुआ, चेस्ट इंजरी हुई, ठीक है, आप इस तरीके से करके लिखोगे ज्यादा सही रहेगा क्योंकि हर डिजीज कंडीशन की अलग अलग कुछ स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम होते हैं, वो आपको लिखना जरूरी है। बाकी और हर जगह सेम लिख दो ये चलेगा, ठीक है, बट जो स्पेसिफिक उसका होता है वो लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको। इसमें क्या, पेन एट इंजरी साइट वो तो होगी, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। डिस्निया हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, ठीक है। ट्रैकीपीनिया होगी, रैपिड ब्रीथिंग होगी, ठीक है। और क्या होगा, साइनोसिस, ठीक है, साइनोसिस होगी। अब आपको भी पता है कि जब ऑक्सीजन की सप्लाई जो कम हो रही ब्लड में, साइनोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी। साइनोसिस का मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा साइड पे। और क्या होगा, कफ में भी कफिंग हो सकती है, ठीक है। मे बी ब्लड कि टिंजेज मतलब ब्लड क्लॉट आ सकते हैं कफिंग के साथ। और क्या, एंजाइटी और स्ट्रेस तो होगा ही होगा पेशेंट को, क्योंकि वो सांस ठीक से नहीं ले पा रहा। जब सांस मतलब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रही है तो क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, ठीक है, इनरेगुलर पैटर्न हो जाएगा ब्रीदिंग का, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि एंजाइटी और स्ट्रेस होगा उसके। इसके बाद स्पेसिफिक साइन की अगर बात करें तो इसमें स्पेसिफिक साइन वही आपकी इटियोलॉजी वाला है, टाइप्स वाला है। रिस्ट फ्रैक्चर हो जाएगी, फेलल चेस्ट हो जाएगा, न्यूमोथोरेक्स हो जाएगा, हीमोथोरेक्स हो जा सकता है और कार्डियक टेम्पोनेट हो सकता है, ठीक है। वही जो आपको हमने टाइप में बताया था वही सारी चीजें भी लिख सकते हो यहाँ पे स्पेसिफिक में। और जनरल में जनरली ये चीजें तुमको पता है, अगर चेस्ट इंजरी होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करेंगे हम। इसके बाद हम आगे देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले आपका क्या है, जब भी आप किसी की भी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर रहे हो सबसे पहले उसका पूरा कंप्लीट हिस्ट्री लेना है। अब इसमें चेस्ट इंजरी है तो इसमें क्या ही हिस्ट्री लोगे, हाँ मतलब इतना पूछना है कि मतलब चोट कैसे लगी है, क्या हुआ था, ठीक है। इन चीजों के बारे में जानना जरूरी है। बट कोई भी डिजीज कंडीशन हो, हमेशा सबसे पहले तुमको उसकी हिस्ट्री लेनी है, कंप्लीट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री लेनी है कंप्लीट। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करना, उसके बाद फर्दर चीजों पे जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पे हिस्ट्री तो लिखोगे ही ना, सबसे पहले कंप्लीट हिस्ट्री यहाँ पे ऊपर लिखोगे, ठीक है, कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद फिर फिजिकल एग्जामिनेशन लिखोगे, फिर उसके बाद फिर आगे आपका चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे करना है, कहाँ पे कितनी इंजरी हुई है, क्या हुआ है, कौन सा बोन फ्रैक्चर, रिस्क फ्रैक्चर है, क्या फ्रैक्चर है, सारी चीजें चेक करने के लिए सबसे पहले एक्सरे ही होता है। उसके बाद कंफर्म करने के लिए सीटी स्कैन होता है। फिर इसके बाद इसमें अल्ट्रासाउंड फास्ट स्कैन है। अल्ट्रासाउंड इसमें क्या होता है, कई बार जो होता है फ्लूइड कहाँ पे जा रहा है ये देखने के लिए, कहीं पेरिकार्डियम स्पेस में जा रहा, कहीं प्लूरल स्पेस में जा रहा, कितना जा रहा, ये चीज देखने के लिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं, वो भी फास्ट स्कैन बोलते हैं इसको। इसके बाद एबीजी करवाएंगे, आर्टेरियल ब्लड गैस करवाएंगे, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कहीं एसिडियोसिस कहीं हो रही, कहीं एल्कोलिसिस हो रही है, किस वजह से हो रही है, कहाँ मेटाबॉलिक एसिडियोसिस हो रही है या मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस हो रही है, ये सारी चीजें आप चेक करोगे एबीजी के थ्रू। इसके बाद पल्स ऑक्सीमेट्री करेंगे, पल्स ऑक्सीमेट्री मतलब चेक करेंगे ऑक्सीजन सेचुरेशन बॉडी में कैसी है, ठीक है, कहीं डिक्रीज तो नहीं हो रही। इसके अलावा ईसीजी करेंगे, ईसीजी कार्डियक चेक करने के लिए हम ईसीजी करेंगे। इसके बाद हीमोग्लोबिन या हीमोक्रेट चेक करेंगे, कहीं हीमोग्लोबिन का लेवल बॉडी में कम तो नहीं हो रहा है, ठीक है। इस चीज को करने के लिए हम सीबीसी कर लेते हैं इसके लिए। और चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्योंकि जब भी ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है कहीं भी तो उसको हमको निकालने के लिए ट्यूब डालना, ड्रेनेज डालना पड़ता है। चेस्ट है, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज डालेंगे, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करेंगे हम कि कितना ब्लीडिंग हो रहा है, कितना फ्लूइड लॉस हो रहा है, उसको हमको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। उसके फर्दर चीजों के लिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में अगर इमरजेंसी मैनेजमेंट करें, जब भी चेस्ट इंजरी होती है, कोई सी भी इंजरी होती है, सबसे पहले हमको क्या करना है, वही आपका सीपीआर, एबीसी, ठीक है। एबीसी क्या होता है, आपका एयरवे, सबसे पहले उसका एयरवे क्लियर करना, ठीक है। एयरवे क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि एयरवे क्लियर नहीं होगा तो ठीक है सांस नहीं ले पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा तो वहीं पेशेंट निपट जाएगा, ठीक है। बट हमको क्या करना, सबसे पहले अगर आप एक मेडिकल प्रोफेशनल है सबसे पहले चीजें को ध्यान में रखेंगे, एयरवे क्लियर करेंगे उसका। इसके बाद ब्रीदिंग, उसके बाद अगर आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल है तो तुरंत क्या करना है, आपको प्रोवाइड ऑक्सीजन
स्टार्ट कर देनी है ऑक्सीजन थेरेपी। उसके बाद सर्कुलेशन, ठीक है, उसका सर्कुलेशन चेक करना है। बट कई बार ऐसा होता है कि उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई तो हमको उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए और क्या करना है, उसके बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए आईवी तुरंत चलाना स्टार्ट करना होता है। यहाँ पे क्या कंट्रोल ब्लीडिंग एंड स्टार्ट आईवी फ्लूइड और ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या करना है, एज अर्ली जितना हो सकता है उतना हमको क्या करना है, स्टार्ट कर देना होता है। इसके बाद हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो हमको ऑक्सीजन थेरेपी देना है, ठीक है। पेन मैनेजमेंट करोगे, पेन मैनेजमेंट एनाल्जेसिक्स दोगे, एंटीबायोटिक अगर कोई ओपन वुंड हो गया है तो उसके लिए एंटीबायोटिक तो देनी ही पड़ेगी, कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अलावा चेस्ट ट्यूब इंसर्शन करना होता है, अगर कहीं ब्लीडिंग हो रही है या फ्लूइड लॉस सिक्रीशन हो रहा है तो उसको बाहर निकालने के लिए हमको चेस्ट ट्यूब इंसर्शन करना पड़ेगा। लाइक अगर न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन है, हीमोथोरेक्स की कंडीशन है तो उसमें तो चेस्ट ट्यूब क्या करना होगा, हमको डालना ही पड़ेगा। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होगा अगर ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो गया है तो, ठीक है। इसके अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर बात करें हम, सर्जिकल मैनेजमेंट में थोरेक्सोटॉमी करेंगे। थोरेक्सोटॉमी में क्या होता है, जनरली हम ओपन चेस्ट सर्जरी करते हैं। इसमें कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको बात देखते हैं, इसको ओपन चेस्ट सर्जरी होती है इफ परसिस्टेंट ब्लीडिंग हो रही है, मतलब अब परसिस्टेंट ब्लीडिंग कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है, आपको ये देखना पड़ेगा ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, ठीक है। एग्जैक्ट साइट नहीं पता चल पा रही तो कहाँ से हो रही है, उसको क्या करना, क्लोज करने के लिए हमको ओपन चेस्ट सर्जरी करनी पड़ती है। इसके अलावा कार्डियक और ग्रेट मसल्स में इंजरी होगी तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन चेस्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। या कहीं पे क्लॉट है या हीमोथोरेक्स है या फिर ब्रेकियल रप्चर हो गई है तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन चेस्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। इसके अलावा रिप फिक्सेशन करना है, ठीक है, करना होता है, सर्जरी थ्रू ही फिक्स होती है। इसके अलावा और क्या है, रिपेयर ऑफ द लंग लैक्रेशन और डायफ्राम रप्चर अगर हो गया है तभी आप क्या करेंगे कि इसमें भी ओपन चेस्ट सर्जरी ही करनी पड़ती है, ठीक है। ये सर्जिकल मैनेजमेंट में हो गया। आपको मेनली ये थोरेक्सोटॉमी होती है इसमें। इसके अलावा रिप फिक्सेशन और रिपेयर ऑफ द लंग लैक्रेशन और डायफ्राम रप्चर, ये होता है, 3 चीजें होती है सर्जिकल मैनेजमेंट में, ठीक है। इसके अलावा हम अब बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट की। इसके बाद हम नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में मेनली हम नर्सिंग डायग्नोसिस पे फोकस करते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि आपको एनसीपी लिखने के लिए आती है, ठीक है। एनसीपी लिखने के लिए आती है तो आपको नर्सिंग डायग्नोसिस पता होना बहुत ही जरूरी है। मैनेजमेंट तो आप लिख लोगे, हर जगह सेम चीजें चलती हैं, ठीक है। बट क्या है, डायग्नोसिस आपको लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये नहीं पता होगा तो आप एनसीपी नहीं बना पाओगे। और शायद मतलब रिस्पायरिटीज की बात करें, सब में लगभग सेम ही नर्सिंग डायग्नोसिस है। तो अगर हम देखें नर्सिंग डायग्नोसिस तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू द पेन और लंग कोलैप्स। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू द पेन और लंग्स कोलैप्स, ठीक है। इसके बाद देखने को मिलेगा आपको इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू द अल्टर्ड एल्वुलर वेंटिलेशन। मतलब क्या है, इम्पेयर्ड गैसेस एक्सचेंज हुआ, प्रॉपर ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी और प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आ पाएगी, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, तीसरे नंबर पर मैनेज करेंगे एक्यूट पेन रिलेटेड टू द इंजरी और चेस्ट वॉल की वजह से क्या होगा, एक्यूट पेन होगा पेशेंट को। और इसके बाद क्या होगा, रिस्क फॉर द इन्फेक्शन रिलेटेड टू द ओपन वुंड चेस्ट ट्यूब। अगर हमने चेस्ट ट्यूब डाल रखा तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, उसको इन्फेक्शन हो सकता है। और फिर क्या है, लास्ट में है एंजाइटी रिलेटेड टू द ट्रामा और हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से क्या हो सकता है, उसको एंजाइटी हो सकती है पेशेंट को। तो ये आपका क्या है, अप्रोप्रिएट फॉर्म में नर्सिंग डायग्नोसिस है। इसके साथ अगर ये आपको पता है तो आप क्या कर सकते हो, एनसीपी बना सकते हो इजीली, ठीक है। तो ये हमारी डिजीज कंडीशन यहाँ पे होती है खत्म। हमने चेस्ट इंजरी कंप्लीटली खत्म कर लिया है। और इसमें कोई भी चीज ना समझ में आ रही किसी को तो कमेंट करके पूछ सकता है और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी पूछ सकता है वो। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एक बात और, इसकी मेरे पास पीपीटी पड़ी हुई है, मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।